हाँ बेटा, अपन आई डिफेक्ट पे 6 क्वेश्चन कर चुके थे, बेहतरीन क्वेश्चन भी किए थे अपन ने। वो 71 सेंटीमीटर वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या आंख और लेंस के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप, तो नया क्वेश्चन था हमारे लिए। 1-2 क्वेश्चन और देखते बेटा, है ना। प्रेस बायोपिया पे भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, अब देखो प्रेस बायोपिया पे क्वेश्चन कैसे बनते हो देखना। देखो लिखा है ए मैन कैन सी ओनली बिटवीन, है ना। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, 50 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, या हाँ चलो 100 सेंटीमीटर, है ना। एक आदमी 50 से 100 के बीच में सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस में देख सकता है, मतलब ना करीब ना दूर, ठीक है। देन द पावर ऑफ लेंस required to correct his near point, ठीक है। लेंस की पावर क्या होगी उसका नियर पॉइंट करेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन है। तो मैं ये बोल दूं क्या, ये है नो डाउट आदमी को है प्रेस बायोपिया, दिस मैन इज सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया, लेकिन अगला अपने को सिर्फ नियर पॉइंट करेक्ट करने के लिए बोल रहा है। का मतलब वो ये चाहता है कि 25 वाली चीज भी वो देख पाए, यानी कि 25 को 100 पे पटक दो। तो मैं बोल दूं, तो ये एक तरीके से मेरे लिए कौन सा क्वेश्चन हो गया, दिस इज हाइपरमेट्रोपिया हो गया एक तरीके से, मतलब मेरे से क्वेश्चन तो हाइपरमेट्रोपिक। तो मैं बोल दूं नियर टू करेक्ट नियर पॉइंट टू चल छोड़ो, तो u बराबर -25, ज्यादा रामायण लिख रहा हूं, तो v बराबर -50, 25 की इमेज 50 पर बना दे, 50 सेंटीमीटर पर बना दे। मजा आ गया मेरे को, अरे बोलो चलो आ जाओ। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/- 50 +++25 बराबर 1/f। ये मेरे लाल भूल देखे ना बेटा, 50 - 1 + 2 बराबर 1/f। दिस एम्प्लाइज f बराबर 50 सेंटीमीटर, f बराबर 1/2 मीटर और पावर बराबर 2 डायोप्टर। क्लियर है क्या? 2 डायोप्टर का चश्मा लगा तो सही बात है, पॉजिटिव पावर ही चाहिए। 25 को 50 में फेंकने के लिए देखो फोकस निकाल के पावर निकाल दी, खत्म। बच्चों वाली बात है बेटा, सब सिखा दिया तेरे को, होने चाहिए तेरे से क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ, एक प्रेस बायोपिया का और देख लो, एग्जाम्पल 8। फिर एक बारी क्वेश्चन और करके समापन समारोह करते हैं आई डिफेक्ट का। एक क्वेश्चन ये तेरे देख बूस्टर में दिया हुआ है, ए पर्सन can't see object clearly within 100 centimeter and beyond 150 centimeter, ठीक है, 150 सेंटीमीटर डिस्टेंस। फाइंड पावर ऑफ लेंस, फाइंड पावर ऑफ लेंस needed so that he can see distant and he is able to read a book at a distance at a distance 25 सेंटीमीटर। तो वो आदमी क्या है, 25 सेंटीमीटर पर रखी बुक को भी क्लियरली देख पाए। तो दो बातें, तो वो दो दूर और पास दोनों को करेक्ट करवा रहा है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी क्लियरली देख पाए और 25 पे रखी बुक भी क्लियरली पढ़ पाए, और वो 25 के करीब 100 के करीब नहीं देख पाता और 150 के बाद नहीं देख पाता है। तो फॉर फार पॉइंट करेक्शन
मैं बोल दूं कि F बराबर माइनस वाई, यानी कि फार पॉइंट डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, माइनस 150 सेंटीमीटर। अरे बोलो इनफाइनाइट को 150 पे पटक दो। दिस एम्प्लाइज F बराबर माइनस 1.5 मीटर, यानी कि 3/2 मीटर, 3/2 मीटर। तो पावर बराबर माइनस 0.67 डायोप्टर। क्लियर है क्या? 2/3 0.67 डायोप्टर। ठीक है, फॉर नियर पॉइंट करेक्शन, फॉर नियर पॉइंट करेक्शन, नियर पॉइंट करेक्शन, नियर पॉइंट करेक्शन बोलो। तो मैं बोल दूं क्या कि वो 100 पे देख पाता है तो u बराबर माइनस 25, बुक 25 वाली पढ़नी है, और v बराबर माइनस 100 होना चाहिए क्योंकि उसका नियर पॉइंट 100 है। तो 25 पे रखी चीज को 100 पे भेज दो, फिर तो वो पढ़ लेगा। तो यहां से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दिस एम्प्लाइज 1 माइनस 100 प्लस 1/25 बराबर 1/f। दिस एम्प्लाइज f बराबर कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा f बराबर? f बराबर देखो 100 एलसीएम लिया, माइनस 1 प्लस 4, 100/3, 1/3 मीटर। बेटा थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो पावर बराबर 3 डायोप्टर। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, बेटा गलती तो नहीं है मेरी, बोलो। ये तो ये 1/100 तो मैंने एलसीएम लिया, 100 तो माइनस 1 प्लस 4 तो 100/3 आ गया, तो 1/3 मीटर। क्लियर है? तो ये 3 डायोप्टर। सर समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? तो मेरे हिसाब से तेरे समझ, तो ये हो गया प्रेस भाई। तो उस आदमी के 2 चश्मे लगेंगे, सुनना ध्यान से। ए इधर देख, ये पास वाला, ये 3 डायोप्टर का, और ये दूर वाला कितना आया था? माइनस 0.67 डायोप्टर का। ऐसा चश्मा बनेगा उसका। क्लियर है क्या? ये ऐसा, ये बाई फोकल लेंस वाला, ये ऐसा चश्मा पहनेगा आदमी। बोलो, ऊपर माइनस 0.67 डायोप्टर वाला और नीचे 3 डायोप्टर वाला। तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है बेटा, ये यही वाली इमेज डिलीट कर रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, बूस्टर का एक भारी क्वेश्चन है। देखो बूस्टर 7 करा रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है ना, इसका एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। बूस्टर 7 का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन। ए मैन कैन सी ऑब्जेक्ट, है ना, बिटवीन, है ना, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ना। 15, सर आप तो कह रहे हो 25,000 है बेटा, मैंने कहा ना अलग अलग एज के लिए अलग अलग होती है, बहुत छोटा बच्चा होगा, है ना। ही यूजेज, है ना, बड़ा अजीब, ही यूजेज द लेंस टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। देन ड्यू टू दिस लेंस, देन ड्यू टू, बहुत अच्छा, ड्यू टू दिस लेंस, ड्यू टू यूज ऑफ दिस लेंस, ड्यू टू यूज ऑफ दिस लेंस, यू करो, यूज ऑफ दिस लेंस, न्यू नियर, द नियर पॉइंट विल बी, द नियर पॉइंट, द नियर पॉइंट विल बी, द नियर पॉइंट will be, the near point will be, ठीक है। A man can see the object clearly, object between 15 सेंटीमीटर and 30 सेंटीमीटर। He uses the lens to see far object clearly. Then due to use of this lens, the near point will be। अब देखो 15 से 30 के बीच के ऑब्जेक्ट देख सकता है ना, तो 15 से 30 के बीच के ऑब्जेक्ट देख सकता है। इधर देखो, देन ड्यू टू यूज ऑफ दिस लेंस, नियर पॉइंट क्या हो जाएगा? तो अब पहले वो फार पॉइंट का करेक्शन कर रहा है, तो मैं बोल दूं क्या? फोकस ऑफ लेंस, फोकस ऑफ लेंस, एफ फोकस ऑफ लेंस टू करेक्ट फार पॉइंट, टू करेक्ट फार पॉइंट। तो बोलो एफ बराबर माइनस फार पॉइंट, तो एफ बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। भाई 30 के बाद नहीं देख सकता ना, तो मैं बोल दूं क्या? ये आ गया फोकस, है ना। अपन पावर नहीं निकाल रहे, कोई पूछ नहीं रहा मेरे से, तो अब नियर पॉइंट बताना है। तो अब सुनना ध्यान से हो, ये मेरी आंख, वाइट बनाओ ताकि दिखेगी नहीं अपने को, ठीक है। येलो से तो मैं रेड डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा। ये अपनी आंख, नियर पॉइंट करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। मैं बोल दूं इसकी सॉरी, लगा तो मैंने चश्मा कॉनकेव का रखा, अरे करेक्ट तो मैंने फार पॉइंट किया ना, तो एफ बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर का चश्मा लगा रखा। अब नियर पॉइंट मेरा कितना था रे पहले?
15 सेंटीमीटर, मैं बोल दूं मैं 15 सेंटीमीटर तक का क्लियर देख पाता था, 15 से 30। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि वो इमेज को 15 पे बना दे। अब मेरा नया नियर पॉइंट क्या हो गया, तो बोल दूं मेरा नया नियर पॉइंट, ये न्यू नियर पॉइंट दूर चला गया, न्यू नियर पॉइंट। क्यों चला गया दूर, क्योंकि ये लेंस पास पटक देगा, मेरा लफड़ा हो गया, मेरा पास का पॉइंट खराब हो गया। ये देख, ये क्या करेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये रे को थोड़ा सा पास लाके पटक देगा। ये देख, तो ये जो रे आई ये यहां से आती हुई लगेगी मेरे को, ये तो बोल दूं जो मेरा नियर पॉइंट था वो ये हो गया न्यू नियर पॉइंट एक्स बोल दो इसको। तो न्यू नियर पॉइंट एक्स हो गया, जिसको ये लेंस डाइवर्ज करके 15 पे पटक देगा, जो कि मेरा एक्चुअल नियर पॉइंट है। तो न्यू नियर पॉइंट निकालना है, तो बोल दूं 4 न्यू नियर पॉइंट, मैं बोल दूं u बराबर ऑब्जेक्ट रखा होगा -x पर और v बराबर -15 पे बननी चाहिए, इमेज 15 पे बननी चाहिए, तभी तो मुझे दिखेगी। तो न्यू नियर पॉइंट x है। बड़ा अजीब, बड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दिमाग लगाना पड़ता है। जो रट रट के है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने करेक्ट करा, सुनो वापिस, मैंने करेक्ट करा मेरा फार पॉइंट करेक्ट करा, तो फोकस आई लेंस की -30 सेंटीमीटर, क्योंकि इनफाइनाइट को 30 पे पटक देगा ये। तो फार पॉइंट करेक्ट करा तो फोकस आई 30। इस फोकस के लेंस को यूज कर रहा हूं तो नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो 15 से रे में आंख क्या है, मेरी आंख में गिरती थी और मैं क्लियर देख पाता था, इस बार वो रे पहले लेंस से पास होगी, तो लेंस दूर वाले को पास पटकेगा, मतलब मेरा नियर पॉइंट थोड़ा दूर हो गया, ये यू। तो आ जाओ, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, f बराबर -30 है, बड़ी जबरदस्त बात हो गई। तो v -15 प्लस x बराबर 1/30, तो 1/x इज इक्वल टू 1/30। ये सोल्व कर लेना, अरे डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं, तो ये 2/30 1/30, x बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इस बार मेरा नियर पॉइंट 30 सेंटीमीटर हो गया, मतलब मैंने फार पॉइंट करेक्ट करा तो मेरा नियर पॉइंट दूर चला गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है क्या? तो जब हम समझ गए क्या फार पॉइंट करेक्ट करते तो नियर पॉइंट में डिस्टर्बेंस आ जाता, वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए जब हम पास का देखते हैं चश्मा उतारना पड़ता है। क्लियर है क्या? नहीं तो हमारे को पास वाला डिफेक्ट हो जाता है। तो सर समझ में आ गई है तो बात, बेहतरीन क्वेश्चन है, बूस्टर 7 है ये आपका क्वेश्चन, बूस्टर 7 में दिया हुआ है ना, स्टार लगा लेना। हालांकि इतनी भारी बातें तेरे से कोई पूछ नहीं रहा है ना, ये है भारी बातें। क्या है ये? भारी बातें, भारी बात है ना ये। अब ये कम इंपॉर्टेंट है ना, तेरे कोई नहीं, ये जेई लेवल है, प्योर एडवांस लेवल है। क्लियर है क्या? अब एक वो 71 सेंटीमीटर वाला, वो भी भारी था, कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है ये भारी बात। ये तुम्हारे से नहीं पूछते भारी बात, ये भी जेई लेवल है, भारी बात ना, जेई एडवांस लेवल, जेई एडवांस लेवल है ना, या एम्स लेवल समझ लो, लेवल ये भी जेई एडवांस लेवल है। समझो बेटा, रिलेवेंट बातें करो। अब ठीक है, तुम क्या है, अब तुम्हारे बूस्टर में दिए, मैं परेशान होते रहते हो, इसलिए मैंने करा जरूर दिया जेई लेवल। ठीक है, तो ये जेई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है अपन ने देख लिए ताकि ये कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, नहीं आपको पता रहेगा हाँ यार ये वास्तव में। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी चालू करते हैं, ये आप पहले यहां तक नोट कर लो। ठीक है, ये आपका पैक हो गया आई डिफेक्ट। ठीक है बेटा, चल हाँ बेटा, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, समझना मेरी बात को। जैसे क्या होता है कि हमारी सिलेरी मसल्स जो होती है, मतलब एक अपन ऑन एंड एवरेज बात करें, वो अलग अलग एज के बच्चों के लिए या व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, पर हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है वो हमें अलाउ करती है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक का देखना। अगर कोई किसी इंसान को आई डिफेक्ट नहीं है तो वो 25 सेंटीमीटर तक का क्लियर विजिबली कर सकता है, उसके करीब नहीं देख सकता, इनफाइनाइट तक 25 से लेकर दूर तक देख सकता है। अब अगर 25 सेंटीमीटर पे मैं कोई चीज रखूं, अच्छा सबसे पहले एक बात और देखो, छोड़ो। तो बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों पिक्चर में आए, क्यों जरूरत पड़ी, उसको समझने के लिए अपन एक बात देखते हैं। बेटा ये कोई भी ऑब्जेक्ट हमें छोटा या बड़ा कैसे नजर आता है, बताओ। ये कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये मार्कर है, ये आपको छोटा या बड़ा कैसे नजर आता है? सर कैसी कैसी बातें पूछते आप, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा नजर आएगा। इसको और बड़ा कर दो आप, डबल लेंथ का ले लो, डबल बड़ा नजर आएगा। बेटा अगर मैं इसी साइज का लूं तो सर जैसा है वैसे ही नजर आएगा। फिर छोटा बड़ा का क्या मतलब, जितना बड़ा भी नजर नहीं, सेम साइज का मार्कर भी तुम्हें छोटा या बड़ा नजर आएगा। इट डिपेंड्स कितनी दूर रखा है।
सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो दो बातों पर निर्भर करता है, किसी भी चीज का छोटा या बड़ा आना दो बातों पर निर्भर करता है। एक उसकी एक्चुअल साइज क्या है, दूसरा उसको रखा कहां गया है। ठीक है, इन दोनों को रिलेटिव रेशो होता है। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एंगल एट आई, तो सारा जो कमाल होता है वो होता है आंख पर बनने वाले एंगल का। सर कैसे बताता हूं, जैसे देखो ये हमारी आई है, अगर एक एच हाइट का, अपन एक काम करते हैं हाइट फिक्स लेते हैं, एच फिक्स। तो देखो अगर मैं एक एच हाइट का ऑब्जेक्ट रखूं यहां, है ना, ये यहां, ये मैंने एच हाइट का ऑब्जेक्ट रखा यहां, ठीक है, ये, और वही एच हाइट का ऑब्जेक्ट रखा यहां, ये यहां, बिल्कुल हाइट चेंज नहीं करनी है, ये सेम हाइट है, दोनों की हाइट सेम है, तो तुम्हारे हिसाब से तो सेम बड़ा नजर आना चाहिए। नहीं, ये येलो वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा नजर आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, ये देख ले, ये ले, ये मार्कर तेरी आंख के आगे रखा, अभी तेरे को जैसा नजर आ रहा है, देख दूर ले जा रहा हूं, देख छोटा नजर आ रहा है क्या, तो जितना मार्कर तेरी आंख से दूर ले जाऊंगा उतना छोटा नजर आएगा। सर ऐसा क्यों, जितना देखो आप एक पेन लो हाथ में और उसको अपनी आंख से दूर करके देखो, अपने आप देखना आपको साइज छोटी नजर आएगी। सर वास्तव में नजर आ रही है, कारण बताता हूं, ये देखो सारा कमाल होता है एंगल एट आई, अरे शिट, सारा कमाल होता है एंगल एट आई, ये लो, ये तो बोल दो शुरू में एंगल एट आई था, ये θ1, ये θ1 जो कि बड़ा एंगल था एज कंपेयर टू दिस θ2, ये देखो ये θ2, तो मैं बोल दूं व्हाइट कलर वाली ऑब्जेक्ट का एंगल बड़ा है, θ1 सेम हाइट है फिर भी एंगल बड़ा है, तो मैं बोल दूं θ1 इज ग्रेटर देन θ2, मैं बोल दूं θ1 इज ग्रेटर देन θ2, एंगल एट आई, एंगल एट आई, θ1 is greater than θ2, hence white object will appear larger than yellow object। ए बेटा टीपने में भी अक्कल लगाना पता पड़ा, तुमने भी व्हाइट येलो लिख दिए, तुम एक व्हाइट ब्लू और रेड से बना देना, तुम्हारे पास व्हाइट और येलो पेन है क्या। तो व्हाइट ऑब्जेक्ट विल अपीयर लार्जर देन येलो ऑब्जेक्ट, समझ गए, तो व्हाइट ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, तो जितना करीब ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा नजर आता है, तो एंगल एट आई, तो ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड, है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन एंगल एट आई, डिपेंड्स अपॉन एंगल एट आई। तो ऑब्जेक्ट का छोटा या बड़ा नजर आना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन एंगल एट आई, ठीक है ना, ये लिखो मत, समझ गए, तो एंगल एट आई पे कमाल होता है। तो मैं बोल दूं पहला वाला एंगल बड़ा है, पास वाला एंगल बड़ा है, तो वो बड़ा नजर आएगा, जबकि दोनों की साइज सेम है ना, लार्जर देन येलो ऑब्जेक्ट, है ना, जबकि साइज सेम है। तो अब देखो, तो मेरी आंख बड़े से बड़ा कितना देख सकती है, तो है ना, आंख बड़े से बड़ा कितना दे, मैक्सिमम एंगल एट आई, मैक्सिमम एंगल एट आई, एंगल एट आई, मैक्सिमम एंगल एट आई बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच, बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच θ0। तो देखो कितना होगा, तो मैं दूं बड़े से बड़ा एंगल, हमारी आंख पर बड़े से बड़ा जो एंगल बनेगा, हमारी आंख पर बड़े से बड़ा जो एंगल बनेगा वो बनेगा, तो मैं बोल दूं tan θ0 बराबर h/t फॉर स्मॉल एंगल, यहां पे बहुत स्मॉल एंगल बनते हैं फॉर स्मॉल एंगल, तो बोल दो θ0 बराबर h/t, दिस इज द एंगल एट आई, θ0 इक्वल टू h/t। तो ये हो गया एंगल एट आई, θ0 बराबर h/t। तो हमारी आंख पर बनने वाला h हाइट का ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम एंगल, है ना, ये मैक्सिमम एंगल है ना, ये मैक्सिमम एंगल
फॉर मैक्सिमम एंगल। ध्यान रखना, इससे बड़ा एंगल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर? और पास भी हो नहीं, फिर हमारी सिलेरी मसल्स रेटिना पे फोकस नहीं कर पाएगी इसको, ठीक है? तो ये h/d। तो दिस इज द मैक्सिमम एंगल एट आई, थीटा नॉट बराबर h/d। ये बेटा बायोलॉजी वाले समझते हैं, ये जितना बड़ा एंगल होगा उतने रोड्स एंड कोन्स ज्यादा एक्टिव होंगे। ये देखे ना, ये यहां पे रह जाएगी, समझ गए? ये तो इतने रोड्स एंड कोन्स एक्टिव होंगे, उस येलो वाली में कम रोड्स एंड कोन्स एक्टिव होंगे। क्लियर है क्या? चलो, ये h/d थीटा नॉट। क्लियर है क्या? तो ये हमारी आंख पर एंगल हो गया, ये मैक्सिमम एंगल। अब सुनना ध्यान से, अब मैंने बड़े से बड़ा एंगल ये तो बना लिया, मेरे को मजा आ गया, मेरे को चीज बहुत बड़ी नजर आई, लेकिन कई बार ये बड़ी नजर आना भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। सर कैसे? बताता हूं। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। याद है मम्मी ने बचपन में बोला, बेटा इस सुई के अंदर ये धागा पिरो दे रहे। सर आप हो पुराने ख्यालात या जिंदगी वाले व्यक्ति, हमारे ऐसा बेटा सबके हुआ है। तो एक सुई के अंदर धागा पिरोते तो याद है अपन झटके खाते रहते, कभी यूं गिरते हैं कभी यूं गिरते, वो अंदर जाता ही नहीं है, क्योंकि उस सुई का होल है वो इतना छोटा है और धागा इतना बारीक है कि हमें वो नजर ही नहीं आता कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर याद है थूक लगा के, और फिर समझ गए। तो हम बहुत कोशिश करते लेकिन उस सुई में धागा नहीं पिरो पाते, और 8-10 बार 11 बार ट्राई करने के बाद हम कामयाब हो पाते हैं या नहीं भी हो पाते हैं। तो 100 बात की एक बात यह है कि वो इतनी छोटी छोटी साइजेस आ गई कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। मतलब वो 25 सेंटीमीटर पर रखने के बाद भी क्लियरली विजिबल नहीं है, और हम झटके ही खा रहे हैं और हमारे से हो नहीं रहा है, वो धागा पिरोया नहीं जा रहा है। तो कई बार हमें इतनी छोटी छोटी साइजेस के साथ काम करना होता है कि वो 25 सेंटीमीटर से भी हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती है, डी पर भी क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती है, मैक्सिमम एंगल एट आई पे भी हम उसको देख नहीं पाते हैं। इसका और बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं। हमारी रिस्ट वॉच, कई बार हमारी रिस्ट वॉचेस खराब हो जाती है। तो हम उनको सही करवाने ले जाते हैं। याद है उनके कांटे वगैरह निकल जाते हैं, उनके जो निडल्स है वो निकल जाती है। तो वो आप देखना, वो बाजार जो मार्केट होता है जहां रिस्ट वॉचेस सही करते हैं, वो आंख पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा के बैठे वो सही कर रहे हो। वो आंख के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप लगाते हैं ताकि ये चीजें मैग्नीफाइड नजर आए। याद है अपने दादाजी वगैरह एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उनके पास, अखबार वगैरह पढ़ने के लिए, देखने के लिए। ये तो याद है इसमें चीजें कितनी बड़ी, तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। बोलो क्या यूज करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास, ताकि ये छोटी चीजें बड़ी हो जाए और वो कांटों को या निडल को फिट करने का होल बहुत बड़ा नजर आ जाए और वो फिट कर दे। आप भी वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके और फिर उस धागे को पिरो, आप बड़ा आराम से पिरो दोगे, क्योंकि वो सुई का जो होल है वो भी इतना बड़ा हो जाएगा। ये देखो, जो एक्चुअल में सुई ये थी और वो धागा यूं था, वो आफ्टर मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, उससे देखने पर ऐसा नजर आएगा, वो ऐसा। तो आप आराम से पिरो पाएंगे। ठीक है, तो सर समझ में आ गई। तो क्या मैं बोल दूं कि जब हमें 25 सेंटीमीटर पर या डी पर रखने पर भी ऑब्जेक्ट सफिशिएंट बड़ा नजर ना आए और हमारा काम पूरा नहीं हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं? हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अब एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सुनना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? बड़ा एंगल एट आई बना देते हैं। ये जो मैक्सिमम एंगल एट आई था मेरा विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे भी बड़ा एंगल बना देंगे। तो मैं बोल दूं, तो एक डेफिनेशन, एक डिफाइंड होता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, उसको लिखते हैं m.p से, है ना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर है ना, मैग्नीफाइंग पावर, इट इज रेशो ऑफ एंगल एट आई विथ इंस्ट्रूमेंट, विथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट and without optical instrument। है ना, तो विथ और विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? इट इज रेशियो ऑफ एंगल एट आई विथ इंस्ट्रूमेंट एंड विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो ये आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर विथ इंस्ट्रूमेंट
एंड विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ये दिस इज द कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। अब विद इंस्ट्रूमेंट, ये अब इसमें भी दो टाइप की है ना, होती तो खूब सारी है। देयर आर, या यहां पे लिखो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, एमपी मिनिमम, ठीक है। अब ये क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा अपन समझते वापस से। देखो ये मेरी आंख पर बनने वाला मैक्सिमम एंगल है, हम हमेशा कंपैरिजन इससे करेंगे। सर क्यों करेंगे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सुनना, मेरी बात को समझना हो। जैसे मैंने क्या हुआ समझना, दो लोगों की ताकत कंपेयर करनी, समझना मेरी बात को। एक लड़का है और दूसरा लड़का इधर खड़ा है, मेरे को उनकी ताकत कंपेयर करनी है कि ये कितने ताकतवर है। अब सुनना, ये लड़का हंस रहा है, जब मैंने बोला तुम्हारी ताकत कंपेयर करूंगा, तो ये पतला लड़का, ये मोटा लड़का, ये हंस रहा है। जब मैंने ताकत कंपेयर करने की बात करी, मैंने बोला क्यों हंस रहा है तू? तो बोले सर उससे क्या ताकत कंपेयर करोगे? मैंने कहा क्यों? बोले सर मैं तो रिलैक्स रहूं ना तो भी उससे 2 गुना भारी हूं। क्या बोला उसने मेरे को? सर मैं रिलैक्स मोड में रहूं तो भी उससे 2 गुना ताकतवर हूं, और अगर सर मैं अपना दम लगा दूं तो मैं तो 10 गुना ताकतवर हूं उससे। मैंने कहा क्या कह रहा है, समझ में नहीं आया। बोले सर मैं रिलैक्स रहूंगा तो भी इससे 2 गुना भारी हूं, और अगर मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूं तो मैं तो इससे 10 गुना भारी हूं। मैंने बोला देखिए बता कैसे, क्या क्या चाह रहा है। तो मैं 2 आयरन के वो होते ना, आयरन रोड लाया, इतनी लंबी लंबी 2 आयरन रोड लाया, ठीक है, लाया। मैंने पहली रोड इस लड़के को दे दी, मतलब ये समझ लो ये हमारी मेरी आंख है, ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट। ये तो ये लड़का विदाउट इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन आई को रिप्रेजेंट करता है, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये लड़का। तो मैंने इसको बोला, इस लड़के ने भी, तो हमने इसको एक आयरन रोड दे दी और एक इसको दे दी। अब इस लड़के ने क्या इसको उकसाया, मतलब मैं नॉर्मल आई को, कि तेरी इच्छा हो जो कर ले, तेरी ताकत पूरी लगा देना, कल ये मत बोलना कि मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी इसलिए मैं तेरे से हार गया, फलाना निमका। तो इस लड़के ने बोला तेरी जो ताकत है वो पूरी लगा दे। मतलब हम नॉर्मल आई को या हमारी आई को विदाउट इंस्ट्रूमेंट को ये बोल रहे तू पूरा बड़े से बड़ा एंगल एट आई बना दे। क्या बोला? बड़े से बड़ा एंगल एट आई बना दे। तो मैं बोल दूं मैंने ऑब्जेक्ट को डी दूरी पर रख दिया, तो ये बड़े से बड़ा, दिस इज मैक्सिमम एंगल एट आई, मैक्सिमम एंगल एट आई। तो हमने हमारी आंख के सामने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? डी पे। तो ये मेरी आंख की मैक्सिमम ताकत है, मैक्सिमम एंगल एट आई है। तो इस पतले लड़के को, इस मोटे लड़के ने बोला तेरी इच्छा हो जितनी ताकत लगा दे, बाद में ये मत बोलना मेरे ताकत नहीं लगाई थी। इस लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगा के उस सरिये को मोड़ा, है ना। हमारा कंपटीशन ये है सरिये को टिल्ट करना है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल मोड़ सकते हैं। तो इस लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और इस लड़के ने सरिये को, थोड़ा यहां समझाता हूं, और इस लड़के ने सरिये को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, जो सरिया यूं था उससे इसने बेंड कर दिया। कितना इसने बेंड कर दिया? मान लो 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो क्या मैं बोल दूं इसने 2 डिग्री बेंड कर दिया, अपनी पूरी ताकत लगा के 2 डिग्री बेंड कर दिया। तो इस लड़के, ये हमारी आंख हो गई, तो 2 डिग्री का एंगल एट आई बन गया। कंपेयर करते चलो, तो मेरी आंख पर 2 डिग्री का एंगल एट आई बनता है, इसने 2 डिग्री मोड़ दिया और पूरी ताकत लगाई। ये रही मैक्सिमम ताकत, मैक्सिमम ताकत अप्लाई कर दी इसने, ये। तो हमारी आंख पर 2 डिग्री बना। मान लो लेट्स एज्यूम दिस इज 2 डिग्री, है ना, एज्यूम ये मैं अभी हटा दूंगा इसको। अब इस लड़के को, अब सुनना, ये लड़का क्या कर रहा है? इसने बोला सर मैं तो मिनिमम रिलैक्स रहूं तो भी इससे खतरनाक हूं। मैंने कहा चल तू रिलैक्स रहे। तो इसने हंसते हंसते, हो कोई ताकत नहीं कर रहा है, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए मोड़ा और 4 डिग्री मोड़ दिया। उसने मुस्कुराते हुए 4 डिग्री मोड़ दिया। ये देख, ये हो गया मैक्सिमम ताकत, है ना। उसने मुस्कुराते हुए 4 डिग्री मोड़ दिया, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते। ये हंसते मुस्कुराते 4 डिग्री मोड़ दिया, बिल्कुल हंस रहा है, मुस्कुरा रहा और 4 डिग्री मोड़ दिया। तो मैं बोल दूं जो मेरा मैक्सिमम एंगल था इस लड़के का, उससे भी इसका एंगल ज्यादा आया 4 डिग्री, मतलब डबल ताकत तो आई गई। फिर मैंने कहा चल तेरा पूरा दम लगा ले। जब उसने अपना पूरा दम लगाया तो उसने इसको 10 डिग्री मोड़ दिया। तो क्या मैं बोल दूं इस लड़के की मिनिमम ताकत बी डबल है, डबल देन डबल है, और मैक्सिमम ताकत
मैक्सिमम ताकत कंपेयर करो उस पतले बच्चे से, मैक्सिमम ताकत मैं बोलता हूं 5 गुना है, 5 टाइम्स। तो मिनिमम ताकत डबल है और मैक्सिमम ताकत 5 गुना है। तो मोटे बच्चे की पतले बच्चे से डबल से 5 गुना ज्यादा, पतले से मोटा डबल से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। बस यही होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी। सुनना ध्यान से, ए बेटा ये समझ में आया? तो अच्छा, मिनिमम ताकत कब आई थी इसकी? मिनिमम ताकत जब ये रिलैक्स था। मैक्सिमम ताकत कब आई? जब इसने अपना पूरा दम लगा दिया, स्ट्रेन, पूरी ताकत, मतलब पूरा तनाव से काम किया इसने। तो बोल दू मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना? अब देखो पहले अब इसको इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज में समझते हैं। सुनना, ये हमारी आंख है। हम ऑब्जेक्ट को, हम h हाइट के ऑब्जेक्ट को d दूरी से कम पे नहीं ला पा रहे थे। हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को बुलाया, दिस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, स्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है? हम इसको लाए। पता है क्या हुआ? इसके आने से ऑब्जेक्ट और पास आ सकता है। क्यों? मैं बोल दूं इसके फोकस के अंदर भी आ सकता है। अच्छा, अब ये पास आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को अगर आप पास लाओगे तो एंगल एट आई बढ़ जाएगा। सर लेकिन हमारी आंख दिखेगा ना, क्योंकि हमारी आंख पर डायरेक्ट रे थोड़ी गिर रही है, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पार होने के बाद गिरेगी, तो वो पीछे से आती भी लगेगी। अरे हमारी आंख पर अब डायरेक्ट रे नहीं गिर रही है, लेंस से पार होकर गिरेगी, और लेंस के करीब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो एंगल एट आई, एंगल बढ़ गया और इमेज पीछे बन गई। तो मैं बोल दूं इमेज दूर भी बन गई, जो मेरी आंखों को दूर से आती भी लगेगी तो मुझे दूर से भी आती भी लग रही है, प्लस एंगल भी बड़ा हो गया। और ये जो दूर है, अब दो बातें सुनना। जब हम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या सिंपल माइक्रोस्कोप आंख के सामने रखेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे से दो बातें पूछेगा। मतलब एक बात पूछेगा, क्या? तो ये हमारे से पूछेगा, आप रिलैक्स रहना चाहते हो? रिलैक्स रहना चाहते हो मतलब मेहनत करना चाहते, आराम करना चाहते हो, या मेहनत करना चाहते हो? मेहनत करना चाहते हो। मैंने पूछा क्यों? बोले मैं तो आपको बड़ा दिखाऊंगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने मेरे को बोल दिया, वादा कर दिया, मैं आपको बड़ा दिखा दूंगा, आपके सुई में धागा पिरवा दूंगा, मैं बड़ा तो मैं दिखाऊंगा, पर कितना बड़ा दिखाऊंगा ये आप पे डिपेंड करता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने मेरे को बोला मैं आपको बड़ा तो दिखा दूंगा, पर कितना बड़ा दिखाऊंगा ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने पूछा कैसे डिपेंड करता है मेरे पे? बोले आप मेहनत करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो हमारी पापा ने हमारी ट्यूशन लगाई, तो ट्यूशन वाले सर ने बोल दिया, बेटा तेरे मैथ में 100 में से 30 नंबर आए थे, इससे तो ज्यादा आ जाएंगे मेरे आने से। अब कितने ज्यादा आएंगे डिपेंड करता है तू कितना आराम से रहना चाहता है या मेहनत करना चाहता है। तू आराम से भी रहेगा पहले जैसा तो भी तेरे नंबर तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं मेहनत करूंगा, पर तू भी मेहनत करेगा मेरे साथ तो तेरे नंबर बड़े जबरदस्त बढ़वा दूंगा मैं, ठीक है? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने बोला मैं तुझे बड़ा करके दिखाऊंगा, लेकिन कितना बड़ा? तो आप रिलैक्स, अगर आप रिलैक्स रहना चाहते हो तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगी। मैग्नीफाइंग जो मैं मैग्नीफिकेशन करूंगा वो मिनिमम करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। और अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो मैं मैक्सिमम करूंगा मैग्नीफाइंग पावर। ये अच्छा, मैं रिलैक्स रहना चाहता हूं तो मैं बोल दूं मैं ऐसा रहना चाहता हूं जैसे इनफाइनाइट से रह रही है। सुनना, अभी तो मैं ये देखो, पहले मैंने ये मेरी आंखों पर मैक्सिमम लोड होता है उस समय, जब याद है ऑब्जेक्ट पास होता तो मैक्सिमम लोड होता है, मैंने आई डिफेक्ट में पढ़ाया था। तो वो ये बोल रहा है कि अगर आप मेहनत करना चाहते हो या लोड लेना चाहते हो, ये होती है स्ट्रेन्ड आई। क्या होती है बेटा? स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई, तो जब हम लोड लेते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई, और जब हम रिलैक्स रहना चाहते हैं उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई, ठीक है? और रिलैक्स्ड आई में ये इनफाइनाइट से आती हुई लगेगी, इनफाइनाइट से रे आती हुई लगेगी, रे आएगी आती हुई लगेगी, और इसमें डी से आती हुई लगेगी। तो उसने मेरे को पूछा कि आप रिलैक्स रहना चाहते हो या स्ट्रेन? मैंने बोला मैं रिलैक्स रहना चाहता हूं, मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं। तो उसने बोला फिर ऑब्जेक्ट को मेरी फोकस पे रख दो। कहां रख दो? मेरी फोकस पे। मैंने पूछा इससे क्या होगा? बोले अच्छा, और इसकी फोकस होगी 25 से कम, जैसे 20 सेंटीमीटर फोकस है। तो मैं बोल दूं जब इसकी फोकस 20 सेंटीमीटर है तो मैं बोल दूं और इमेज की साइज तो बड़ी दिखेगी मुझे। क्यों? क्योंकि एच वाली चीज जो पहले 25 दूर थी, एच वाली चीज जो मेरी आंखों के आगे 25 दूर थी, उससे करीब मैं नहीं ला सकता था, उसको 20 पे लिया है तो एंगल बढ़ गया। तो देखो एंगल भी बढ़ गया, जो पहले h/25 हुआ करता था वो h/20 हो गया। मैं बोल दूं ये बड़ा एंगल आ गया। वेरी गुड। और मेरी आंखों को ये रे कहां से आती हुई लगेगी पता है? इनफाइनाइट से। ये देखो, ये इनफाइनाइट से, ये इनफाइनाइट। तो रिलैक्स्ड भी हो गई आंख, आंख रिलैक्स्ड भी हो गई और मैग्निफिकेशन भी हो गया।
मैग्नीफाइंग पावर भी आ गई, मतलब साइज बड़ी भी दिखेगी मुझे। तो इसकी मिनिमम ताकत में भी हमें तो बड़ा, हमारे को तो मतलब मजा आ गया, डबल है इसकी मिनिमम ताकत भी डबल है। तो ये हो गया ये। तो बोल दूं एट द, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो ये समझा दिया मैंने, यहां लिख दूं एट द टाइम ऑफ मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, I will be relaxed और relaxed, है ना, raise after instrument, raise will appear to come from infinite, also called normal adjustment, ध्यान ना। तो ये लैंग्वेज यूज होती है, वो बोलता है फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फलान जी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर इमेज एट इंफिनिटी या फॉर पैरेलल रेज। तो ये सारी लैंग्वेज यूज करता है। तो क्या क्या लैंग्वेज यूज करता है? फॉर रिलैक्स्ड आई तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात चल रही है ना, फॉर, है ना, या फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात चल रही है। तो रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट यूज करे तो समझ लेना मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात चल रही है। क्लियर है? ठीक है, तो ये डिलीट कर दूं। तो ये at the time of minimum magnifying power I will be relaxed and rays will appear to come from infinity, also called normal adjustment। ठीक है ना, और नॉर्मल एडजस्टमेंट कर दो, और है ना नॉर्मल एडजस्टमेंट और नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें देखना, अब मैं बोल दूं जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, है ना, ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो मैं बोल दूं hence object will be placed at focus of optical instrument क्लियर है ना, प्लेस एट फोकस ही कर दो, एट फोकस, है ना। अब किसके फोकस पे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है तो उसके फोकस पे रख दो, और कंपाउंड है तो एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस, आईपीस के फोकस पर होगा, वो अभी अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम। क्लियर है क्या? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, सुनना, है ना, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, I will be in maximum strain, ध्यान रखना, आंख मैक्सिमम स्ट्रेन में होगी, जबरदस्त स्ट्रेन, एंड ऑब्जेक्ट hence object will be placed at such distance that its image will be formed at d distance for eye, आंख के लिए डी दूरी पर इमेज बनेगी। ध्यान रखना, क्योंकि डी पर जब ऑब्जेक्ट होता तभी तो हमारी आंख सबसे ज्यादा दबाव महसूस करती है, मैंने बताया था, और इनफाइनाइट पे होता तब रिलैक्स होती है। तो रिलैक्स्ड आई मतलब इमेज इनफाइनाइट पे होगी,
है ना। और स्ट्रेन डाई मतलब इमेज डी पर होगी, ध्यान रखना, इमेज डी डिस्टेंस पर होगी, हमारी आंख के लिए डी से आती हुई लगेगी और यहाँ इनफाइनाइट पे होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर हो गई। अब इन सारी बातों को समझते हैं इंस्ट्रूमेंट लेके। तो अब अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोप। तो दो टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, है ना। देयर आर mainly two type of optical instrument, optical instrument, है ना। दो टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, कौन से? पहला माइक्रोस्कोप, है ना, सेकंड टेलीस्कोप, ठीक है। अब इसमें और डिफरेंट टाइप आती रहेगी, रिफ्रैक्टिंग में फिर टाइप आएगी, रिफ्लेक्टिंग में फिर टाइप आएगी, इधर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और बहुत अनसेंट टाइप आएगी, अपने तो अपने काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला माइक्रोस्कोप, ठीक है, जब पढ़ेंगे तो उनमें करते हैं माइक्रोस्कोप। इट इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। और ये पास रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली। इट इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्लियर है क्या? समझ गया? बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को, है ना, नियर ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल नियर ऑब्जेक्ट, यूं भी लिख दो, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। पास रखे बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे घड़ी हो गई, वो हो गई। इट इज मेनली टू टाइप, है ना। इट इज, इसमें फिर से टाइप आ गया, मेनली टू टाइप, जो हमें पढ़ना है ना, टू टाइप। इसको ए बी कर दो और फिर उसके अंदर और कर दो ए बी, है ना। ये मेनली टू टाइप। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सिंपल स्कोप, अपन ज्यादातर यही देखते हैं ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। आ जाओ, अब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करता हूं, यहां लिख देता हूं, वहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लोगों ने और दिमाग लगाया, पहले पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर लोगों ने और दिमाग लगा दिया सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो आ जाओ, अब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है बेटा? देखो, सबसे पहले हमारी आंख की मैक्सिमम, अब मैग्नीफाइंग पावर निकालनी तो पहले हमारी आंख की तो निकाल लो, तो हमारी आंख की मैक्सिमम ताकत से कंपेयर करेंगे। ये हाँ, ये ना मैक्सिमम मैग्नीफाइंग, तो हमारी आंख की मैक्सिमम ताकत क्या हो गई? एच हाइट का ऑब्जेक्ट को डी पे रख दिया, ये दिस इज द मैक्सिमम ताकत ऑफ हमारी आंख, समझ लो। दिस इज थीटा नॉट, मैक्सिमम ताकत ऑफ हमारी आंख। ये इससे कंपैरिजन करना। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? रेशियो ऑफ विद इंस्ट्रूमेंट और विदाउट इंस्ट्रूमेंट एंगल एट आई, और हमारी आंख वाला मैक्सिमम लेते हैं। ए पतले आदमी को बोला था ना तेरी पूरी ताकत लगा ले। अब आ जाओ, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ये हमारी आंख, ये फोकस पे, है ना। ये पहला मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, है ना। फर्स्ट फॉर मिनिमम, फॉर एमपी मिनिमम, है ना। रिलैक्स्ड आई, तो रिलैक्स्ड आई के लिए निकाल रहा हूं पहले मैं, ठीक है। ये तो बोल, तो फोकस पे रख दिया ये तक, मैंने कहा था ना आंख है फोकस पे, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये पैरेलल रह आएगी ना, ये वापस बनावट आएगा। ये ठीक है, ये इनफाइनाइट से ये रिलैक्स्ड आई हो गई, मेरी आंख को बिल्कुल, अब आप कोरिलेट कर थ्योरी को, ये रिलैक्स्ड आई हो गई,
ये एच एफ दूरी पर ये रखा है ऑब्जेक्ट, बोलो आ जाओ। तो ये थीटा, तो बोलो इंस्ट्रूमेंट एंगल एट आई विद इंस्ट्रूमेंट, एंगल एट आई विद इंस्ट्रूमेंट, है ना, फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई, है ना। रिलैक्स्ड आंख के लिए बोलो कितना आ गया, तो हम बोल दो एच बाई एफ, तो ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आ गई। तो यहां से आ जाओ, तो एमपी मिनिमम कितना आ जाएगा, बोलो थीटा अपॉन थीटा नॉट, कितना आ जाएगा यहां, बोलो एमपी मिनिमम, यह आ जाएगा एच बाई एफ अपॉन एच बाई डी, एच से एच गया, तो यहां से आ जाएगा एमपी मिनिमम, एमपी मिनिमम बराबर डी बाई एफ। दिस इज द मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस। सिंपल माइक्रोस्कोप की मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ये होती है डी बाई एफ। आ जाओ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, एमपी मैक्सिमम, तो मैं बोल दू फॉर स्ट्रेंड आई, फॉर स्ट्रेंड आई। और स्ट्रेंड आई कब होती है, जब इमेज डी पे बनती है। अरे बोलो, अच्छा एक चीज वही लिखा दूं क्या मैं, इधर देख इसी थियरी में, ये देखो ये जहां लिखा था ना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये देख मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो है ना आई के लिए इमेज डी पे, चल छोड़ वही करेंगे। ये फॉर स्ट्रेंड आई, तो आ जाओ, अब आ जाओ स्ट्रेंड आई के लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो हम बोलते आंख के आगे लेंस है ना ये, और इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट को और करीब ले आओ। जब आपको आपने बोल दिया सर हम मेहनत करेंगे, आप परसेंटेज बनवाओ हमारे, तो ऑब्जेक्ट को जो एफ पे था पहले उससे और करीब ले आया, और इतना करीब ले आया, और ये डिस्टेंस यू नॉट, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू यू नॉट, है ना, ध्यान रखना, और ये एफ नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, इतना करीब ले आया कि मेरी आंख को रे कहां से आती हुई लगेगी बेटा, डी से। कहां से आती हुई लगेगी, डी से। ये देख, ये देखो बेटा, ये डी से, ये डी से, ये डी से, तो इतनी दूर ऑब्जेक्ट रख दिया कि इमेज डी से आती हुई लगेगी। क्लियर है क्या, ये बोलो ओके। अब सुनना, तो फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर या फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंड, है ना, फॉर स्ट्रेंड आई मैं बोल दूं, इधर देखो, तो थीटा नोट तो वही एच बाई डी था, अब ये थीटा देखो, ये थीटा, तो बोल दूं, तो मैग्नीफाइंग पावर, तो फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग, सेकंड मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो बोल दूं मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी, थीटा अपॉन थीटा नोट, भैया थीटा कितना हो जाएगा, एच बाई यू नोट अपॉन एच बाई डी, एच से एच गया, तो बोल दूं डी बाई यू। अब यहां से u कहां से लाऊं मैं, तो फॉर u यहां से लिख दूं, फॉर u इक्वल टू माइनस यू नॉट, v विल बी माइनस डी। हमेशा ध्यान ना, ऑब्जेक्ट को वहां रखो कि इमेज डी पर बने ताकि मेरी आंख को डी साथ ही लगे, तो ये फिक्स कैलकुलेशन है हमेशा, है ना। तो यहां से बोल दूं मैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, यहां से बोलो, तो यह आ जाएगा 1 बाई डी माइनस का प्लस 1 अपॉन यू नॉट बराबर 1 अपॉन एफ नॉट। दिस एम्प्लाइज डी बराबर या 1 बाई यू बराबर 1 बाई यू नॉट बराबर यह आ जाएगा 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ नॉट, और u बराबर डी एफ नॉट अपॉन डी प्लस एफ नॉट। ये रट ही लेना बेटा, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होने चाहिए। ये तो 1 बाई यू नॉट बराबर होता है 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ। जब आपको स्ट्रेंड आई रखनी होती है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, तो u होता है उसका 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ को फॉलो करेगा, और वो u आता है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ रखो यहां। तो मैं यहां से बोल दूं मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगी, तो ये d और 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ, तो यहां से आ जाएगा d बाई एफ प्लस 1। ये तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर जो आई बेटा वो आई d बाई एफ प्लस 1, ये होती मैक्सिमम। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस ये। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो मैं स्ट्रेंड आई करने के लिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप आई डी बाई एफ प्लस 1, मिनिमम आती है डी बाई एफ, तो एक ज्यादा होती है डी बाई एफ, और मैक्सिमम होती है डी बाई एफ प्लस 1।
प्लस 1 एक्स्ट्रा आता है, डी बाई एफ प्लस 1। और ऑब्जेक्ट का रखा होता है, ये भी पूछते हैं, तो ऑब्जेक्ट का रखा होता है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू नॉट बराबर आती है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये सिंपल माइक्रोस्कोप तो समझ में आ गया। चलो सर इस पे एंड टू एंड क्वेश्चन करा दो, नहीं तो थ्योरी लंबी हो जाएगी। सही कह रहे हो बेटा। एग्जाम्पल 1 है ना, एग्जाम्पल 1 तो बोल दो इफ वो 9-10 उसी के आगे चल जाओ, माँ कितने कर दिया था अपन ने, 9-10 10वां। इफ फोकस ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप is 20 centimeter, yeah sorry, is 5 centimeter, then its magnifying power for strained eye and distance of object placed in front of lens, ठीक है। चला जाओ, तो ये दोनों बातें पूछी, सॉल्यूशन बोलो है ना। फॉर स्ट्रेंड आई बोलो कितनी होती है मैग्नीफाइंग पावर, तो बोल दो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है और वो होती है डी बाई एफ प्लस 1, और वो कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर प्लस 1। कुछ नहीं बोले तो ये 25 लेना बेटा, तो ये आ जाएगा कितना 6, तो ये आ गई मैग्नीफाइंग पावर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो याद है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा है कि इमेज डी पर बने। अरे ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा है कि इमेज डी पर बने, तो बेसिक ये है ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा है कि इमेज डी पर बने। और वैसे तो मैंने ये डायरेक्ट ही याद कर रखा है, क्या, तो मैं इतनी रामायण नहीं कहूंगा, डायरेक्ट बोल दूंगा। तो सेकंड, तो यू नॉट बराबर डी एफ नॉट अपॉन डी प्लस एफ नॉट। ये बेटा रट रखा है ना, ये तो मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आ गया 25 इंटू 5 अपॉन 25 प्लस 5, दिस इज कितना नीचे 30 6, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट, यू नॉट बराबर 4 पॉइंट यस लगभग इतना सेंटीमीटर, देख लेना बेटा, ठीक है। तो डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत है तेरे को ये सारी बातें समझाने के लिए, बोल मेरे लाल। एक और देख ले, चला जा एग्जाम्पल 11, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप for relaxed eye is 6.25 centimeter, sorry 6.25, then f of magnifying lens, f of magnifying lens will be चलो सर मच्छर है, बिल्कुल मच्छर है, आ जाओ। रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होती है, कितनी होती है d अपॉन एफ, क्लियर है। और ये दी हुई कितनी 6.25 इज इक्वल टू डी, कुछ नहीं दिया तो 25 सेंटीमीटर लूंगा डिवाइड बाई एफ, तो यहां से एफ कितना आ गया बेटा 25 अपॉन 6.25, ये सेंटीमीटर। बोलो काटो कितना आ जाएगा 0.5 24 25 4 आ रहा है मेरे तो, फोकस 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये मच्छर कुछ नहीं है बेटा, डी बाई एफ और डी बाई एफ प्लस 1 दो फॉर्मूले होते हैं, और यू होता है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, यू होता है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, ठीक है। आ जाओ
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लोगों ने जबरदस्त दिमाग लगाया कि अगर एक लेंस एक बार मैग्निफिकेशन कर रहा है तो क्यों ना हम दो मैग्नीफाइंग लेंस काम में लें, दो कॉन्वेक्स लेंस काम में लें, और उन्होंने एक ब्यूटीफुल ज्योमेट्री कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया है ना। इसका पहला एमपी मिनिमम है ना, वही रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल। जानबूझ के मैं दूसरी लैंग्वेज लिख रहा हूं, मैन, ठीक है। ये तो उन्होंने क्या करा, ये देखो, ये डबल लेंस यूज कर लिए इस बार। ये अब सुनना ध्यान से, यहां से तो आंख वैसी की वैसी वही, यहां से तो वही नॉर्मल एडजस्ट, वो सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज कॉल्ड आई पीस। क्या है ये? आई पीस, ठीक है, आई पीस, ठीक है, एफ ई, ये है ऑब्जेक्टिव, एफ ओ, ये एफ ओ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस दो लेंस होते हैं। यहां रखा होता है ऑब्जेक्ट। अच्छा बताओ, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करो, ये एफ और 2f के बीच में रखा होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? जब अगर ये एफ 2f के बीच में नहीं होगा तो अरे यार मैंने दो लेंस क्यों यूज करे, ताकि दो बार मैग्निफिकेशन हो, ठीक है। तो बोल दो ये एफ 2f के बीच में रखा होगा, ये एफ हो और ये 2f हो, ये ऑब्जेक्टिव की फोकस है। इसको बोलते हैं यूओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए यूओ लिखा। ये यू नॉट नहीं है, यूओ, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब ये चूंकि एफ 2f के बीच में, तो मैं बोल दूं एनलार्ज इमेज बनेगी, ये बनेगी एनलार्ज इमेज, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, ये इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, ये तो ये बनी इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज एच डैश। ये देखो, ये सिमिलर ट्राइंगल होगा, अगर आप चाहो तो ये एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा। ये थोड़ा डार्क कर देता हूं, मेरे काम आएगा ये इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज। अच्छा साहब, अब ये देखो, ये बन गई। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला इससे ही है क्या? अगर ये फोकस पे हुई एफ ई पर, तो मैं बोल दूं कि इनफाइनाइट से आती हुई लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ये देखो, ये इनफाइनाइट से आती हुई लगेगी। क्लियर है? ये एंगल हो गया वो थीटा, तो मैं बोल दूं हो गई रिलैक्स्ड आई है। लेकिन इस बार ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये रहा है, तो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है, और इंटरमीडिएट इमेज इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती, रियल में रेबली इन्वर्टेड इमेज रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज होती है। अगर एनलार्ज नहीं होगी तो मेरा पर्पस ही सॉल्व नहीं होना, फिर ये एक और लेंस यूज करने का क्यों पैसे खराब करूंगा मैं। क्लियर है? चला जाओ। तो बोल दो फॉर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, यहां से बोलो कितना आ जाएगा, यहां से वही थीटा नॉट तो एच बाई डी, थीटा मैग्नीफाइंग पावर, तो यहां से बोल दूं थीटा बराबर आ जाएगा, सॉरी चलो मैग्नीफाइंग पावर, तो बोल दूं मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा कितना आ जाएगा बोलो, एच डैश बाई एफ ई। इस बार देखो एफ भी दो टाइप के हैं, एफ और एफ ई, तो और एच भी दो टाइप के हैं, तो एफ ई एच डैश अपॉन एफ ई, और थीटा नॉट कितना था, एच बाई डी, वो तो जगह जाहिर है। मेरी आंख पर एंगल तो एच बाई डी से बड़ा बना नहीं सकता मैं, और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है, तो मैं तो मेरी आंख के आगे यही रखूंगा ना। ये देखो यहां बना रहा हूं डायग्राम, एंगल ए टाइप मैक्सिमम, ये तो एच साइज का ऑब्जेक्ट है और डी दूरी पे रखा है, एच साइज का ऑब्जेक्ट और ये डी दूरी पे रखा है, ये थीटा नॉट होता है, ये एच बाई डी। इस बार ना एच कटाना ही है, कोई बात नहीं सर, ये आ जाएगा एच डैश अपॉन एच, ये आ जाएगा एच डैश बाई एच, और ये आ जाएगा डी अपॉन एफ ई। ये दिस इज द मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, ये एच डैश अपॉन एच और डी अपॉन एफ ई। क्लियर है क्या? अब लेकिन ये तो अभी अधूरी बात है, एच डैश अपॉन एच क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज ये वाली चीज। तो मैं बोल दूं ये वी नॉट बाई यू नॉट हो जाएगी, और यहां से सिमिलर ट्राइंगल
फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल स्टार, ये स्टार कर दो, स्टार, स्टार एंड स्टार, बड़ा स्टार और छोटा स्टार, मैं लिख दूँ tan phi, या यूँ लिख दूँ, हाँ ना, एच डैश एच अपॉन यू नॉट बराबर एच डैश अपॉन वी नॉट, तो यहां से बोल दो एच डैश अपॉन एच बराबर वी नॉट बाई यू नॉट। तो यहां से लिख दूं मैं, ये आ जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट और डी अपॉन एफ ई। ये क्लियर है? दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम, वी नॉट बाई यू नॉट डी अपॉन एफ ई, वी नॉट बाई यू नॉट डी अपॉन एफ ई। और ये वी नॉट बाई यू नॉट क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ, ये है ना, ये मैग्निफिकेशन। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, क्या? एमपी मिनिमम इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्नीफाइंग पावर नहीं, मैग्निफिकेशन। देयर आर डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन डी अपॉन एफ ई। तो ये तो हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप वाला, तो मैं बोल दूं ये हिस्सा तो हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। अरे बोलना बेटा, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह भी करेगा, और एमओ हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। सर समझ में आ गई? ऐसे ही ये तो हो गया मिनिमम के लिए। अच्छा, ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? ट्यूब लेंथ बोल दूं, ट्यूब लेंथ हटना मत, ट्यूब लेंथ मैं बोल दूं उधर से डिस्टेंस वी नॉट और इधर से एफ ई। ये देखे ना रे डायग्राम, दिस इज वी नॉट, अच्छा लिखी नहीं मैंने, ये वी नॉट, ये दिस इज वी नॉट, दिस इज वी नॉट, ये वी नॉट, ये वी नॉट और ये एफ ई। तो मैं बोल दूं ट्यूब की लेंथ हो जाएगी वी नॉट प्लस एफ ई। उधर से इमेज की डिस्टेंस, इधर से फोकस, क्योंकि दूसरे लेंस से फोकस दूरी होगी, तो इसीलिए तो एडजस्ट करना पड़ता है इसको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब सर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 4, चलो अगले पेज पे लिखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम बोल दो फॉर स्ट्रेंड आई। ठीक साहब, तो डायग्राम में एक अंतर आ जाएगा, क्या आ जाएगा साहब? ये आ जाएगा क्या? वही सब कुछ बातें चलेगी। पहले तो एच हाइट का ऑब्जेक्ट है फलान जी, एफ नॉट टू एफ नॉट सब 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 इनके बीच में रखा है ना। ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, फलान जी बनेगी, एच डैश की बनेगी, है ना। और इस बार ये थीटा पाई फलाना डिबाका बी बाबू सब वही ठीक है, ये यू नॉट है ना, एंड दिस इज वी नॉट। ओके चल रहा है यहां तक तो मामला। ये दिस डिस्टेंस वुड बी लाइक दैट एफ ई एफ ओ आई पीस है ना, ये आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस, आई पीस दिख रहा है बेटा दूर से, आई पीस ये यू ई। आई पीस से डिस्टेंस ऐसी होगी वैसी होगी कि इमेज कहां से आती हुई लगेगी मेरी आंख को? ए भैया जी, इमेज कहां से आती हुई लगेगी थीटा जी? डी से। तो हमारी आंख को इमेज कहां से आती हुई लगेगी बेटा? आंख को कहां से आती हुई लगेगी? डी से। तो ये रे हमारे को कहां से आती हुई लगेगी? डी से। कहां से आती हुई लगेगी? डी से, डी से है ना, ये डी से, ये डी से, ये लिख दो डी से। तो यू ऐसा हो कि इमेज डी से आती हुई लगे, ये चला जाओ। तो यहां से मैं बोल दूं मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम, तो थीटा अपॉन थीटा नॉट रखो थीटा, तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर थीटा कितना हो जाएगा बेटा? एच डैश अपॉन यू ई, यू ई ऐसा हो एच अपॉन डी। ये मेरी आंख पर एंगल बन रहा था, ये अब बन रहा है, तो यहां से आ जाएगा एच डैश अपॉन एच, और ये आ जाएगा बेटा डी अपॉन यू ई। एच डैश अपॉन एच अब ये बताया मैंने वी नॉट बाई यू नॉट, और ये यू ई ऐसा हो कि ये वो, तो ये बता रखा मैंने यू ई ऐसा हो ये वो, तो फलान जी, तो यहां से आ जाएगा बोलो डी अपॉन यू ई, और वो यू ई 1 अपॉन यू ई बराबर कितना था? 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई। ये मैंने याद करा दिया, ये लेंस फॉर्मूला से मैंने याद करा दिया ना, यू का डी पर इमेज बनने के लिए फॉर्मूला होता है, और यू ई बराबर डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था वो का वही, अरे कंसेप्ट तो वो के वही रहेंगे ना। अब सिंपल में बता दिया, ये यहां पे लिख दूं मैं, सिंपल माइक्रोस्कोप
मैं बता दिया। ये कहां से आया क्या? तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अरे बोल, तो ये वाला हिस्सा वहां करा रखा है, तो मैं बोल दूं ये वी नोट बाई यू नोट एक्स्ट्रा चल रहा है, बाकी ये सब तो वो का वही चल रहा है। तो डी बाई एफ ई प्लस वन, ये लिख डी 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? तो एम पी मैक्सिमम वी नोट बाई यू नोट डी अपॉन एफ ई प्लस 1। ये सारा ये देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप वाला हिस्सा और ये है। तो मैं बोल दूं ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ट्यूब लेंथ एल एल इजिकल टू बोलो वी नोट प्लस यू ई और एल इजिकल टू वी नोट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। बायोलॉजी याद है? इधर से डिस्टेंस, इधर से तो वी नोट होगी। यहां डायग्राम देख बेटा, रटे मत। ये तो वी नोट होगी, उधर से डिस्टेंस कितनी होगी? तो उधर से डिस्टेंस होगी यू ई, जो कि डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई होता है, क्योंकि मैं डी पर बनानी है और ये रटवा रखा है मैंने तेरे को, ये डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई होती है। तो एक तरफ से होगी वी नोट और एक तरफ से होगी यूई होगा डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ में आ रही है? ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर हो गई एमओ या वी नोट बाई यू नोट डी बाई एफ ई, और ट्यूब लेंथ हो गई वी नोट प्लस एफ ई। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हो गई कितनी? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर हो गई कितनी? ये और करके भी लिख सकता हूं क्या? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर एमओ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ई प्लस 1। ये क्लियर है सर? ये एमओ क्यों लिख रहे हो? मैं वी नोट बाई यू नोट की जगह डी उससे भी निकाल सकता हूं क्या? एफ अपॉन एफ माइनस यू से, एफ अपॉन एफ प्लस यू से, क्योंकि उससे यू से ही सीधा निकल जाता है सर। ओके, तो सर ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई। क्लियर है क्या बेटा? अगले टर्न पे अपन इसके न्यूमेरिकल करके टेलीस्कोप पढ़ेंगे, खत्म करेंगे टेलीस्कोप को। ओके चलो बेटा, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखें।